दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में तो आप सभी जान ही गए हों। जी हाँ, वहीं जिनके घर से जली हुई करोड़ों की नकदी बरामद हुई थी और साहब जी पल्ला झाड़ रहे थे कि उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और संसद के सांसद तगड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। अब इन्हीं दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बड़ी मात्रा में जले हुए कैश मिलने को लेकर बनी सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए महाअभियोग की सिफारिश की है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्व जस्टिस वर्मा केस के सोर्स के बारे में कुछ ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। सूत्रों के मुताबिक ये कदम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की सिफारिश के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने पूर्व जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की अनुशंसा की थी। महाअभियोग के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। दरअसल 14 मार्च को पूर्व जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद वहां से 1.5 फीट ऊंची कई थाक में आधे जले हुए नोट बिखरे हुए पाए गए थे। ये कैश इतनी मात्रा में था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और तो और जांच समिति ने पाया कि जिस जगह आग लगी थी वो स्टोर रूम था और स्टोर रूम पर सिर्फ जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का ही नियंत्रण था और कोई बाहरी शख्स वहां पर जा नहीं सकता था। इसलिए इस मामले की जांच के लिए 22 मार्च को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यानी कि पूर्व सीजेआई द्वारा एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। इस समिति में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल, जिसके तहत इस समिति ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए और पाया कि पूर्व जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों में विश्वसनीयता है। इसके बाद 9 मई को समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा गया। इसके अलावा जांच समिति की रिपोर्ट के बाद जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। इसके तहत उनका बाद में तबादला 20 मार्च को किया गया और 5 अप्रैल को उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, लेकिन उन्हें अब तक कोई कार्यभार नहीं दिया गया। बहरहाल सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ने अब ये रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को भेज दी है। सरकार मानसून सत्र में महाअभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है और इसके लिए विपक्षी दलों से भी समर्थन लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि महाअभियोग प्रस्ताव को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी होता है। महाअभियोग प्रक्रिया के अनुसार लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों द्वारा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। इसके बाद जांच समिति की रिपोर्ट पर बहस होती है और यदि दोनों सदनों में आवश्यक बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। भारत के संविधान में कहा गया है कि किसी भी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल दुराचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1978 में निर्धारित है। हाल ही में 26 मई को सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने एक आरटीआई याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें इस जांच समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। तो चलिए दर्शकों, ये भी जानते हैं कि महाअभियोग किस किस पर हुआ है और कैसे ये महाअभियोग की प्रक्रिया होती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार भले ही आगामी मानसून सत्र में पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर कदम बढ़ा रही है, पर इसे अंजाम तक पहुंचाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं माना जाता। अब तक पिछले 6 अनुभवों को देखा जाए तो महाअभियोग प्रस्ताव कभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। ये कहना गलत नहीं होगा कि जटिल प्रक्रिया के साथ इसे पूरा करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए। बताते चलें कि जस्टिस वर्मा के प्रकरण से पहले 6 ऐसे मामले हुए जब किसी भी जज के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया और वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ।
पहला, जस्टिस जेवी रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाअभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी। साल 1993 में प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, लेकिन आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल करने में ये विफल रहा। दूसरा, कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन ने 2011 में राज्यसभा द्वारा उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वे पहले न्यायाधीश थे जिन पर कदाचार के लिए संसद के उच्च सदन द्वारा महाअभियोग लगाया गया था। तीसरा, साल 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला को उनके आरक्षण के मुद्दों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया था। हालांकि न्यायाधीश की ओर से ये टिप्पणी हटा दिए जाने के बाद नोटिस ठंडे बस्ते में भी चला गया था। चौथा, उसी साल राज्यसभा के 50 से ज्यादा अधिक सदस्यों ने जस्टिस एसके गोगले को हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, जिस पर ग्वालियर के एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1978 के तहत गठित जांच समिति ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को स्थगित करने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को अपर्याप्त बताया। बाद में ये प्रस्ताव भी छोड़ दिया। पांचवा, साल 2017 में राज्यसभा के सांसदों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ महाअभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन ये भी आगे नहीं बढ़ सका। छठा, मार्च 2018 में विपक्षी दलों ने सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये भी प्रस्ताव होकर बीच में ही रुक गए। यानी कि महाअभियोग पर बड़ा पेच फंस सकता है। लेकिन वहीं जानकारी दें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया समान है। इसका प्रस्ताव भी एक प्रक्रिया के रूप में आता है, जिसे चलाने की शुरुआत अनुच्छेद 124(4) 218 से होती है और जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 से गुजरकर ये पारित होता है, जहां राष्ट्रपति इस प्रक्रिया से आए फैसलों पर अंतिम मोहर लगाकर अंजाम तक इसे पहुंचाता है, यानी कि जस्टिस को पद से हटाने का आदेश जारी किया जाता है। हालांकि अब तक भारत में किसी जज के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में निर्धारित की गई है, जबकि अनुच्छेद 218 में कहा गया है कि यदि यही समान प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होता है। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की ओर से यदि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाअभियोग चलाने की सिफारिश राष्ट्रपति या सरकार से की जाती है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन या स्वतः सरकार इसे आगे ले जाने या नहीं ले जाने पर फैसला लेती है। राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक सदन का सत्ताधारी दल का मंत्री या सदस्य संबंधित सदन के संबंध में अन्य सदस्यों का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाता है। महाअभियोग प्रस्ताव पर राज्यसभा के 50, लोकसभा के 100 सदस्यों का समर्थन लेने के बाद सदन के अध्यक्ष के समक्ष इसे टेबल किया जाता है। आगे की कार्यवाही जजेन इंक्वायरी एक्ट 1978 के तहत चलती है। सदन के स्पीकर चाहे तो विशिष्ट व्यक्तियों से राय लेकर इस प्रस्ताव को आगे ले जाएं या फिर अस्वीकार भी कर सकते हैं। सदन के स्पीकर प्रस्ताव पर 3 सदस्यीय समिति गठित करते हैं। एक सदस्य यूरिस्ट, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट सीजेआई या जज और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। ये समिति निर्धारित प्रक्रिया के तहत आरोप तय करेगी और फिर हर आरोप की जांच भी करती है। जांच पूरी होने पर सदन के स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी जाती है। इसके बाद समिति के समक्ष संबंधित जज जिसके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है, वे अपना पक्ष रख सकता है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर सदन में चर्चा की जाती है और फिर प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन की संख्या के बहुमत का 2/3 मत पक्ष में पड़ना चाहिए, ये देखा जाता है। महाअभियोग प्रस्ताव के सदन के दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जहां से संबंधित जज को हटाने का जो आदेश है वो जारी होता है।
अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा अपना गुनाह कबूल करते हैं या फिर महाअभियोग के चलते उन पर बड़ा चाबुक चलाया जाता है। यहाँ पर हमने आपको जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सारी जानकारी साझा की और ये भी बताया कि महाअभियोग कब कब और किन किन जस्टिस पर हुआ है और इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। इस पूरे मामले में देखा जाए तो या तो अब जो यशवंत वर्मा है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश की शपथ ले चुके हैं लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के पद से हटा दिए गए, अब या तो वो अपना गुनाह कबूल कर लें या फिर महाअभियोग की प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री द्वारा यानी कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है।